नमस्कार मित्रों। आज मेरे साथ युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे जी हैं। कुलदीप पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत धन्यवाद सर। कुलदीप पांडे जी, आप युवा हैं और आपको मैं देख रहा हूँ पिछले 10 वर्ष से ज्यादा से आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। आप बताइए, समाज सेवा के क्षेत्र में कब से उतरे और इसके प्रेरणा स्रोत क्या रहे? सर्वप्रथम तो रमन टाइम्स के माध्यम से सभी हमारे जो श्रोतागण है जो आज इस चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जो जर्नी हमारी समाज सेवा की रही बताना चाहूँगा। मेरा नाम कुलदीप पांडे है। मैं विगत एक दशक से 2014 से मैं युवा जन कल्याण समिति नामक एक संगठन बनाया जो बेसिकली समाज सेवा के लिए था। और उस टाइम देखा जाए कोरोना काल के पहले या बाद की बात देखी जाए, लगभग 14-15 जिलों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े रहे। निस्वार्थ भाव से सेवाएं हो रही थी। किसी प्रकार के कोई लोभ लालच या जो है किसी उद्देश्य का ये नहीं था कि हमको इससे कोई आय अर्जित करनी है, धन का मतलब कोई इसमें ऐसी मतलब की उपयोगिता नहीं थी। बेसिकली हमारे जितने भी युवा साथी थे, समाज सेवी थे, वो हमारे साथ जुड़ करके जो समाज कुरीतियां पनप रही थी उसके प्रति हम लोग काम कर रहे थे। जैसे कि अभी रमन सर बहुत पहले की बात है कि 2014 में जब मेरी स्कूली लाइफ चल रही थी, मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और शहर से मैं गुजर रहा था। मैं गीडा में पढ़ाई कर रहा था, एमबीए कर रहा था। जब मैं वहां से आया तो रास्ते में ऐसे कुछ मलिन बस्तियां थी जहाँ पे लोग जो है उनके बच्चे काफी मतलब एकदम निर्धन थे, गरीब थे, तन में कपड़े नहीं थे, मतलब हमको लगता है कि 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती थी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मुझे सामाजिक परिवेश में लाने के लिए, समाज सेवा के क्षेत्र में लाने के लिए समझे कि आकर्षित किया या मुझे मजबूर किया। मुझे लगा कि मैं एक समाज सेवी होकर के, लगभग मेरी उस समय उम्र 21-22 साल रही होगी उस टाइम, जो क्योंकि वो एक ऐसा उम्र रहता है कि आदमी किधर बदल जाए किधर ढल जाए। तो मैं शिक्षा के साथ साथ मैं समाज सेवा का भी जो है एक क्षेत्र जो है चुना और लगभग निरंतर समाज सेवा करते हुए बाद में चल के मैं 2016-17 में युवा जन कल्याण समिति नामक संस्था का मैंने जो है गठन करके रजिस्ट्रेशन भी करा लिया और बहुत अच्छे से जो है समाज सेवा का कार्य मेरा चल रहा है। जिसमें आप समाज सेवा क्षेत्र में उतरे थे, उसमें ब्राह्मण के पुत्र, क्षत्रिय पुत्र, कैस के पुत्र संघर्ष करते हैं जीविकापार्जन के लिए, पढ़ाई के लिए। अब विद्वता बढ़ाते रहते हैं और ऐसे क्षेत्र, ऐसे समय में आप कंपटीशन नहीं देने गए बल्कि समाज सेवा में उतर गए। ये आपके घर वाले इस पर रोके नहीं आपको? बिल्कुल रमन जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं। जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद या एमबीए होने के बाद मैं कंपटीशन की भी मतलब तैयारी किया, एग्जाम भी दिया। मैं 2017 में पीसीएस प्री भी क्वालिफाई किया। परंतु जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन होता है ना कि एक समय बाद जब मेरा शिक्षा जो स्कूलिंग लाइफ जब खत्म हुई तो फिर व्यस्तता बढ़ने लगी। 2019 में मेरी शादी हो गई। कोरोना के लगभग स्टार्ट हुआ उसके 3-4 महीने पहले मेरी शादी हो गई। पारिवारिक परिवेश में मतलब मैं बिजी हो गया। लेकिन एक जो जुनून था ना पढ़ाई का, वो पढ़ाई करते रहा, एग्जाम देते रहा। लेकिन खुदा न खास्ता एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुए, किसी में प्री क्वालिफाई हुआ, किसी में फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ, लेकिन जो मैं सोचता था वो नहीं हो पाता था। लेकिन जिस उद्देश्य से मैंने युवा जन कल्याण समिति संगठन में बनाया और समाज सेवा का जो मेरे अंदर जो भावना थी उसको मैं करता, मेरे पिताजी का बहुत सहयोग रहा। मेरे पिता पंडित ब्रजेश पांडे जी जो सदैव मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज भी उन्हीं के माध्यम मैं जो भी काम करता हूँ या आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, उनके माध्यम से जो है उनकी जो मार्गदर्शन मिलता है, उनका एक सीख मिलता है, उनकी एक आइडियोलॉजी जो कहा जाए उन्हीं के माध्यम से मतलब, क्योंकि खुद अपने आप में वो एक समाज सेवी रहे हैं अपने युवा काल में। आपकी बातों से लगता है कि आपका बैकग्राउंड काफी मजबूत है, सशक्त है। लेकिन इसके बाद भी जो आपकी शादी हुई, उसमें आपकी पत्नी ने सोचा कि हमें पति को खुद अर्निंग करना चाहिए, आप समाज सेवा में लग रहे हैं। आपका सूत्र क्या है? आपका सूत्र क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जब मेरी शादी हो गई, कोरोना काल के कुछ समय पहले ही शादी हुई और लेकिन कोरोना काल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, दिक्कतें हुई, लोग की जो है जॉब चली गए। मैं भी जो है 3-4 कंपनियों में मैं जॉब किया। मैं कुछ साल जो है स्कूल में मैं लगभग 4 साल मैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रहा। अर्निंग कम थी लेकिन ये कि जीविकोपार्जन चल जा रहे थे, लेकिन पिताजी का सपोर्ट पूरा रहा, भरपूर रहा। अब देखा जाए बेसिकली लगभग 2 सालों से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिससे मैं जुड़ करके कहा जाए कि एक होलसेल बिजनेस के क्षेत्र में हूँ। और अभी रिसेंटली आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया, मैंने एक जो है प्लेवे स्कूल मैंने फर्टिलाइजर में ओपन किया है। अभी यूनिट कम है, लगभग 25 से 30 बच्चे हैं और एक संघर्षमय जीवन लगी कहा है कि ये पेशेंस वाले जो है बिजनेस। आपके प्लेवे का नाम क्या है? केवीएस यूनिट द प्लेबॉडी स्कूल। ये कहाँ पे है? ये भगवानपुर फर्टिलाइजर में है। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है कि लेकिन आप जो समाज सेवा क्षेत्र उतरे हैं, आप मैं देखता हूँ शिविर लगा रहे हैं, कैलेंडर बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं।
इसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसे ज्यादा खर्च लाते हैं? नहीं, इसको बिल्कुल कैसे बिल्कुल। देखिए, मैनेज करते समाज सेवा तो ऐसी चीजें हैं कि अगर मन में ठाना जाए तो कोई चीजें जो है ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। ये सही बात क्या है कि मैनेजमेंट कैसे होता है, और बहुत तकलीफें भी होती है, दिक्कतें होती हैं, जो हम सोच के चलते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना धन का नहीं हो पाता है। और लेकिन ये जो काम है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, चाहे 10 करता हूँ, चाहे 100 करता हूँ, या कुछ हमारे चुनिंदा लोग हैं जिनका सदैव हमारी समाज सेवा से प्रभावित रहते हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जो संगठन के हैं, कुछ अपने जो धनोपार्जन के जो 10% मैं उसमें लगाता हूँ, जिससे समय समय पे कुछ न कुछ कार्यक्रम हमारे सुचारू रूप से हो जाते हैं। अभी कोई सरकार से कोई फंडिंग नहीं है, और ना कभी मैं संस्था के माध्यम से कभी मैं प्रयास किया कि मुझे जो है धन अर्जन जो है उससे करना है। अभी निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से समाज सेवा और अपने आप को व्यवस्थित कर रहा हूँ समाज में। आपको देखता हूँ कि शिविर लगा करके एक अच्छे मैनेज हाल में भीड़ जुटा करके आप बड़े जो समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, आप उनको मोमेंटो देते हैं, नाश्ता पानी भी कराते हैं। ये भी बहुत सधारण बात बस तो है। ये सब आप लोग मीडिया जगत के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग, क्योंकि मेरी कार्यों को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर अगर प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, तो इसके लिए रमन टाइम्स का भी कई कार्यक्रमों में सहभागिता रही है, क्योंकि इन्होंने भी हमारे कार्यों की सराहना किया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे गोरखपुर नहीं, आसपास के देखा जाए रमन जी, इसके माध्यम से तमाम लोग जाने। और जब मैं उस कार्यक्रम को कर रहा था, विगत अभी जनवरी की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह था, लगभग 18 से 19 राज्यों से लोग आए थे, विभिन्न रक्तवीर थे, समाजसेवी थे, शिक्षक थे, पुलिसकर्मी थे, तो बहुत ऐसे थे जो लीजेंडरी थे। जी लगता है कि वो खुद अपने आप में सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारी संस्था क्या सम्मानित करेगी। तो खर्चे तो उसमें लगे, लेकिन यही है कि शहर के कुछ सम्राट व्यक्तियों से जुड़ाव रहा, लोगों से मिला और अपनी बातों को रखा, अपने प्रोजेक्ट को रखा, कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को जो मैं आदर्श मानता हूँ, उनके साथ जो है उनकी जो कृतियां हैं देश के प्रति, उनके इसीलिए जयंती को 12 जनवरी की जयंती जो है उन्हीं के नाम पे बनती है जी। तो उन्हीं के नाम पे ये सम्मान समारोह सदैव लगभग विगत 10 सालों से मैं कार्यक्रम कर, कभी 50 लोग का किसी साल कर दिया, किसी 100, इस साल ज्यादा हुआ, इस साल 230 लोग को हमने सम्मानित किया था। आज देखा जा रहा है राजनीतिक परिवेश में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है देश में। आप देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो देखिए, राजनीति का मुद्दा तो ऐसा का खिचड़ी बन गई। किसी पार्टी विशेष में बात ना करूं तो अगर जो पार्टियां देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदुत्व की बात कर रही है, क्योंकि आज देख रहे हैं जिस तरह से अदर कंट्रीज में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे भारत देश में, जिसे बांग्लादेश वही बता रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से अगर यही चीजें अगर भारत में हो रही है, तो हमें लगता है कि हमारा जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार मोदी जी की गवर्नमेंट है, इस पे तो लगाम लगा ही सकती है। क्योंकि आप कोरोना काल में देख सकते हैं कितना भयावह स्थिति आई थी। अगर नहीं, आपने कहा कि लगा सकती है भाजपा गवर्नमेंट, लेकिन देखा जाए तो कुछ पार्टियां क्षेत्रीय राजनीति करती हैं, कुछ जातिगत राजनीति करती हैं, आपस तो लड़ाने का काम करती हैं। क्या आपका एक सूत्र बताइए जिसमें आपसी वैमनस्य न रहे, देखो एकजुट रहे? देखिए, सर्वप्रथम देखिए, मैं बहुत केंद्रीय बात ना करके मैं क्षेत्रीय बात करता हूँ, अपने राज्य की बात करता हूँ। यूपी देखिए, बेसिकली जातिवाद की राजनीति होती है। सब लोग अपने अपने जाति का ही जो एक दल बना है, एक पार्टी बना है, और उसी जात को लेके वो लोग आगे चल रहे हैं। किसी का जो राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, किसी का देश का उत्थान का मुद्दा नहीं है, किसी प्रकार के सामाजिक मुद्दे को लेकर नहीं चलते हैं। पहले जब भी वो लोग पार्टी बनाएंगे या चुनाव लड़ेंगे तो वो लोग का मेन मुद्दा है समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, लेकिन वो लोग कभी खड़े नहीं उतरते हैं। अच्छा, आपकी किस पार्टी तरफ रुझान है? देखिए, बेसिकली तो अभी मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरा हमेशा सदा मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में रहता हूँ। कहा जाए तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, और मेरा परिवार ने कहा है कि सपा हो, बसपा हो, भाजपा, तीन पार्टी उत्तर प्रदेश में है। अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीतियां बहुत हावी हो गई हैं, लेकिन आपने भाजपा तो मोटिवेट है, लेकिन भाजपा तो ऐसी बात तो करती नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी का मेन एजेंडा है राष्ट्र, देशभक्ति, और सबसे अहम चीज होती है सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से विकास के कार्य, चाहे सेंट्रल की बात हो चाहे यूपी स्टेट की बात हो, विगत 8 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री महाराज जी का भी, और लगभग उतना ही कार्यकाल जो प्रधानमंत्री जी का भी लगभग पूरा हो गया है। मेरा मानने का लगभग 10 सालों का पूरा हो गया। मेरा मानना यही है कि दोनों लोग की जो जोड़ियां हैं, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, यही सच्चे मायने में एक नेतृत्वकर्ता का होना चाहिए, चाहे हमारे प्रदेश की बात हो तो देश की बात हो। आपके मनोभाव अगर हम समझे तो आप खुद के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती तो है, जात की बात नहीं करती है, ये सबका साथ सबका विकास करती है। और अन्य पार्टियां जो भी हैं वो जातीय राजनीति खेलती हैं, जाति तो वोट लेती हैं। लेकिन आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू मारे गए 85% दलित पिछड़े थे,
बांग्लादेश बंगाल में संदेशखाली में भी कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, जी। तो वहाँ भी उनकी संख्या ज्यादा थी। और अभी जो वहाँ दंगा हुआ है, वह कानून आने के बावजूद भी 85% उन्हीं नेताओं के पास समर्थक है जो जातिगत राजनीति करती हैं। ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तो जो जातिगत राजनीति करते हैं, मेरा बस यही उनको मतलब कहिए कि मंत्र है, या एक युवा होने के नाते, एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मेरा मानना यही है कि ये जाति की राजनीति छोड़िए, देश का उत्थान करिए, समाज का उत्थान करिए। क्योंकि अगर देश को, अगर आप राष्ट्र को अगर सर्वोपरि रखेंगे तो आप समाज का भला करेंगे। अगर गवर्नमेंट, अगर वर्तमान गवर्नमेंट देखी जाए, क्या राशन बांटे तो क्या जात को देख के बांट रही है? क्या धर्म और समुदाय को देख के बांट रही है? सभी को एक साथ लेके चल रही है। क्या जितनी भी योजनाएं आ रही है, क्या केवल एक ही किसी जात समुदाय को मिली? नहीं। इसीलिए हमारे मत से हम जो है बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास किया, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहा, एक विकट परिस्थिति, जैसे किसी भी कानून को लागू करना हो, बिल को पास करना, क्यों पास हो जाता है? क्योंकि सबकी रजामंदी होती है। देखिए, चुनाव जीत हार लगी रहती है, लेकिन अभी भी जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। मोदी जी की लहर आज भी बरकरार है, उनकी कार्यशैलियां आज भी बरकरार है। वक्फ कानून पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वक्फ कानून खास करके जो भी निर्णय अभी आया है, चाहे हमारे केंद्रीय मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी के जो एक अथक प्रयास रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी श्रेष्ठ नेतृत्व रहे हैं, उनका प्रयास रहा है, ये देश के हित के लिए है, अच्छी बात है। उनके, क्योंकि जिनके लिए वक्फ के लिए नियम आया ना, उन समुदायों के लिए भी ये अच्छा मैसेज है। मैं टेलीविजन देख रहा था, उन समुदायों के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए गलत चीजें हैं। भाई आप बताइए, इतने पैसे बचा के उसका कोई हिसाब रिकॉर्ड नहीं था, अब इस तरह के नियम कानून बन जाएंगे तो हमारे यूपी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में उन समुदायों के लिए जो हित की बात होगी, अच्छे के लिए होगी। वक्फ बोर्ड जो है इधर संशोधन करना या हटाना जो भी है, ये देश के लिए हित कर रहा है। पुरी जी, आपसे एक सवाल है कि आप युवा हैं, लोकप्रिय होते जा रहे हैं, दिन दुना रात चौनी के साथ से आप लोकप्रिय हो रहे हैं, आपको जन जन पहचान रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट है। क्या इसे आप कैश कराना चाहेंगे, मतलब चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, आपकी बातें तो ऐसा लगता है कि सच में मैं राजनीतिक हो गया हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समाजसेवी का चेहरा हूँ। और हाँ, भविष्य में अगर मुझे मौका मिलता है, चाहे किसी पार्टी के द्वारा या मैं ऐसे निर्दल के रूप में भी लड़ूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ये मेरा मतलब प्रोजेक्ट है आगे का, कि अभी इस प्रकार से मैं विद्यालय चला रहा हूँ और समाज सेवा मन से कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनप्रतिनिधि जो जनता के हित की काम कर रहा हूँ। और आने वाले समय में अगर कोई पार्टी मुझे अगर टिकट देती है तो मैं किसी भी चुनाव को लड़ूंगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे महापौर की बात हो, नगर निगम की। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं एक स्वयं की पार्टी बनाने के मतलब लिए जो अग्रसर हूँ, और पार्टी का भी जल्द से जल्द मैं घोषणा करने वाला हूँ। लेकिन अभी मेरा मेन प्रोजेक्ट है समाज सेवा का जो है। अच्छा, और अंतिम सवाल पूछना करना चाहेंगे कि आप युवा हैं, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आज मेरे चैनल के माध्यम से दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो एक मैं युवा समाज सेवी हूँ, और बहुत से ऐसे युवा साथी हैं हमारे गोरखपुर है, चाहे आसपास के जिलापुर है, चाहे आसपास के जिलों में हैं, वो बेसिकली बहुत से ऐसे नेक कार्य कर रहे हैं। पहले तो काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपने एक सकारात्मक मार्ग से भटक रहे हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि जिस भी आप उद्देश्य किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हो, आपका जिसमें भी लगन है, जिसमें लगता है कि आप उसमें आप निपुण हो, आप कर सकते हो बिना किसी के दबाव में, आप उस पर आप काम करो। और अपने जो इच्छा शक्ति से, चाहे आप डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, समाज सेवी बनना हो या नेता ही बनना हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप सबको। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं एक ग्रामीण परिवेश से मैं आता था, मैं 2002-3 में मैं गोरखपुर आया अपने गांव महाराजगंज जिला से, और पिताजी का एक जो आशीर्वाद रहा, पिताजी का परिश्रम रहा कि मेरी सारी स्कूलिंग जुबली इंटर कॉलेज से हुई। मैं 6 से लेकर के 12 तक रहा, और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक परिवार से मुझे जो भी शिक्षा ज्ञान मिला वहीं से मिला, जो कि मेरे परिवार ही पे स्रोत है। मैं फिर मैं सवाल वही रह गया जी, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं युवाओं को? युवाओं को देने का बस यही मेरा जो सबसे छोटा समझ बताना चाहूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाए, आप सकारात्मक दिशा में जाएं, किसी के बहकावे में, किसी के मतलब कि किसी गलत संगत में ना जाएं, और जो सोच और जो लगन से आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप निस्वार्थ भाव से करिए, लगे रहिए। और ऐसा नहीं कि कोई फील्ड छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम जो अच्छे होते हैं। धन्यवाद। ये तो कुलदीप पांडे जी अब बेबाकी से अपने बातों को कहा। युवा है, समझदार है, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं,
कहीं कुछ कमी नहीं है, इसके बावजूद भी एक नौकरी क्वालिफाई कर सकते थे, इस समाज सेवा में आए हैं। इन्होंने संदेश दिया है युवाओं को कि जिस फील्ड को अपनाएं, उस फील्ड में जी जान लगा दे और उस फील्ड में शिखर पे आकर दिखाएं। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि देश से जातिवाद हटा देना चाहिए, राष्ट्रवाद मेरा पहला मुद्दा होना चाहिए। आप कुलदीप पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर।